नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की जीत हुई है, लगभग 90% के करीब उसका स्ट्राइक रेट रहा, यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी पार्टी और 89 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई। 3-4 सीटें उसने मुश्किल से 100-200 मतों के अंतर से हारी है, यानी 90% के करीब या उससे भी ज़्यादा का स्ट्राइक रेट रहा है। अब इस जीत की खुशी, हालांकि इस जीत पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग पर किस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए, एनडीए की जीत को सुनिश्चित करने के लिए उसने क्या किया है। लेकिन इन सब से परे जाकर अगर देखा जाए तो इस जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित तो है ही, और भारतीय जनता पार्टी के उत्साहित होने की वजह केवल बिहार में ये जीत हासिल करना या एनडीए की सरकार बनवा लेना ही नहीं है। हालांकि यहाँ अभी भी वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में सरकार उसकी चल रही है, यानी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, पर सीधे तौर पर अपनी पार्टी की सरकार और अपनी पार्टी के एजेंडे को चलाने की वो कोशिश कर चुकी है। और लगता यही है कि नीतीश कुमार बने भी रहेंगे तो एजेंडा पूरी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने पर या तो मजबूर होंगे या फिर वो बीजेपी के साथ अपना नाता तोड़ेंगे। लेकिन इसका असर जो है इस पूरे बिहार चुनाव के दौरान, न सिर्फ नतीजों के बाद बल्कि उसके पहले भी, इसका प्रभाव पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारी मैसेजिंग जो है उत्तर प्रदेश के लिए भी है, बहुत सारे संदेश बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के लिए भी दे रखे हैं और लगातार दिया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है, जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भी है, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें भी यहाँ पर हैं, और इस राज्य के मुख्यमंत्री की टकराहट जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व से दिखाई पड़ती है, आमने सामने दिखाई पड़ती है, उस तरह से शायद ही कोई दूसरा राज्य हो, शायद क्या कोई दूसरा है ही नहीं। अब बड़े से बड़े राज्यों का भी हाल यही है। चाहे आप राजस्थान में वसुंधरा राजे को आप देख लीजिए, किनारे कर दिया गया और वसुंधरा राजे कुछ भी नहीं कर पाई। पहले लग रहा था कि पता नहीं क्या कर देंगी। मध्य प्रदेश में किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को कहां से कहां कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक समय वो प्रतिद्वंद्वी माने जाते थे, उनकी तरह खुद भी अपनी दावेदारी प्रधानमंत्री के लिए पेश किया करते थे, लेकिन अब कहां से कहां उनको पहुंचा दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शायद ये चीज़ नहीं है। वो पूरी तरीके से एक एस मैन की भूमिका में, केंद्रीय नेतृत्व के एस मैन की भूमिका में नहीं दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे उसके समर्थन में बहुत सारी बातें दिखाई पड़ती हैं स्पष्ट रूप से, लेकिन इसी वजह से टकराहट भी दिखाई पड़ती है केंद्रीय नेतृत्व से और उनमें। केंद्रीय नेतृत्व ने भी एक पैरेलल वहां पर सरकार पर कुछ खड़ी करने की या पैरेलल अपनी एक सत्ता चलाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन 2017 के बाद जब 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटी है, उसके बाद से स्थितियां बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रही हैं। अब योगी आदित्यनाथ कतई पहले जो अगर महत्व दिया भी करते थे, अब उस तरीके से एकदम नहीं देते हैं। खासकर अगर देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह को, और अमित शाह इस कोशिश में रहते हैं हमेशा कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश के संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए। संगठन तो ठीक है, उनके हाथ में है, काफ़ी कुछ वहाँ पर उनकी मजबूती है, लेकिन सरकार में वो मजबूती, सरकार में उनकी अपनी पकड़, सरकार में उनकी अपनी उनका दबाव वो नहीं चलने पाता है। पर कोशिश हमेशा जारी रहती है। अभी हाल ही में जब जिस तरीके से बिहार में जब चुनाव हुए, अच्छा 2022 में योगी आदित्यनाथ की जब वापसी होती है उन्हीं के नेतृत्व में, क्योंकि 2017 तक आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक रूप से योगी आदित्यनाथ के सामने सभाओं में, मंच पर कह चुके हैं कि इनको हमने बनवाया है मुख्यमंत्री, यानी उनकी अपनी कोई हैसियत भारतीय जनता पार्टी में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं थी, इनको हम लोगों ने बनवाया है। यहां तक कह दिया था उन्होंने कि लोग पूछ रहे थे कि भाई इनके पास तो किसी तरह का अनुभव भी नहीं है, इनके पास तो मेयर बनने का अनुभव नहीं है, इनके पास कोई मंत्री बनने का भी अनुभव नहीं है, इस व्यक्ति को आप क्यों बना दे रहे हैं। तो कहा भी था, उन्होंने जवाब दिया था कि ये मेहनती हैं और वफादार हैं, पर वो वफादारी
बिल्कुल नहीं निभाने की कोशिश की। यानी वफादारी का मतलब ये है कि आप हाँ कह दें तो वो योगी आदित्यनाथ हाँ कह दें, आप ना कह दें तो वो भी ना कह दें। इस तरह की सरकार योगी आदित्यनाथ ने उनके दबाव में या केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में नहीं चलाई, पहले कार्यकाल में भी। पर थोड़ा बहुत दबाव जरूर रहता था। लेकिन जब दूसरे कार्यकाल में, अच्छा पहले कार्यकाल के दौरान भी किस तरह से बिल्कुल आमने सामने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व यानी योगी आदित्यनाथ दिखाई पड़ रहे थे, दूसरे कार्यकाल में जब वापसी हो रही है 2022 में, तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रही है। ये बात अलग है कि सीटें बहुत कम हो गई, लेकिन वापसी हुई, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनी। तो अब पूरा का पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ खुद को लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ जीतने का श्रेय प्रधानमंत्री को हमेशा दिया जाता है, लेकिन संयोग की बात है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए, उसके 2 महीने बाद, 2 साल बाद ही, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो जबरदस्त हार हुई, और वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हार हुई। और ये पूरा चुनाव इस तरीके से लड़ा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें और पोस्टर तक हटा दिए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान, आपको याद होगा। तो ये खटास और ज्यादा बढ़ती गई, और इसके बाद जब हार हो गई तब फिर अब ये हुआ कि जिम्मेदारी कौन ले। आज तक बैठक नहीं हो पाई इस बात की का मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए कि आखिर क्यों हार हुई, जिम्मेदारी किस पर थोपी जाए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया, संदेश दे दिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा ये चर्चा होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। क्योंकि जिम्मेदारी की बात आती है तो सीधे सीधे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ जाती, क्योंकि उन्हीं के फेस पर पूरा चुनाव लड़ा गया था। तो खैर, यहां पर एक बार वो बिल्कुल बैकफुट पर दिखाई पड़ा केंद्रीय नेतृत्व, और उस चर्चा ही खत्म कर दी गई कि किस पर किसकी जिम्मेदारी होगी, किसकी नहीं होगी, कौन उस हार के लिए जिम्मेदार है, कौन नहीं है। आरोप बहुत सारे लगे कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, जो कुछ भी रहा हो, लेकिन वो मसला ही टाल दिया गया, वो मामला ही टाल दिया गया कि इसमें किसी की जिम्मेदारी तय की जाती, खासकर उत्तर प्रदेश में। पर महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जब बीजेपी को जीत हासिल हुई, ये अलग बात है, फिर मैं कह रहा हूं कि ये जीत बहुत ही संदिग्ध है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो ऐसे हवा में नहीं खड़े हो रहे हैं, बाकायदा उनके उन सवालों के पक्ष में तर्क हैं और बहुत सारे दस्तावेज हैं, सबूत हैं। लेकिन इस जीत से उत्साहित हुई, और उसके बाद जब बिहार की जीत हासिल हो रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जबरदस्त उत्साहित दिखाई पड़ रहा है। और बिहार में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वहां पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी गई, स्टार प्रचारक बनाकर बार बार भेजा गया, जिम्मेदारियां दी गई, और वहां पर चुनाव में प्रभार दिया गया, इन सारी चीजों को देखकर ये लगा कि जानबूझकर केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश के इस नेता को, या कह लें इन दोनों नेताओं को, चूंकि ये दोनों अमित शाह के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के बड़े करीबी माने जाते हैं, उनको ये महत्व दिया गया। योगी आदित्यनाथ की सभाएं भी हुई, चूंकि बहुत जरूरी हैं, उनकी सभाओं की तो मांग भी रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि कई जगहों पर जहाँ वो सभाएं करते हैं वहाँ बीजेपी हार भी जाती है, लेकिन फिर भी उनकी सभाओं की मांग रहती है, और उनका बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा होता है। चुनाव में पूरी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से ध्रुवीकरण हो। तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये चीज़ें सूट करती हैं, तमाम नेता उनकी डिमांड करते हैं, बहुत सारी सभाओं में स्टार प्रचारक को रहते ही हैं, वहाँ जाते हैं, गए कई जगहों पर, वहाँ बीजेपी को जीत हासिल भी हुई, खासकर सीमांचल के इलाके में। अब जीतने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया वहां पर क्या, उनको भेजा गया पर्यवेक्षक बनाकर, सुपरवाइजर बनाकर, बीजेपी विधायक दल की बैठक में सुपरवाइजर बनाकर, उनको पर्यवेक्षक बनाकर वहां पर भेजा गया। और किस तरीके से ये काफी उनका कद बढ़ाना था। हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हीं के नेतृत्व में 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, और भारी जीत हासिल हुई थी, बीजेपी को 70 से ज़्यादा सीटें यहाँ पर मिली थी। लेकिन उसके बाद से उनका कद डाउन हो गया था। 22 का विधानसभा चुनाव भी वो हार गए थे। 2022 का विधानसभा चुनाव देखा, केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे। हालांकि अंदर खाने ये बात हुई कि उनको चुनाव हराया गया, लेकिन जो कुछ भी हुआ, पर केंद्रीय नेतृत्व के दबाव की वजह से उनको डिप्टी सीएम बनाना पड़ा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और बाद में एमएलसी बने वो। लेकिन जो चीज़ योगी आदित्यनाथ के हाथ में थी वो करके उन्होंने दिखाया। पूरी तरीके से वो केंद्रीय नेतृत्व के आगे नहीं झुके। उनको डिप्टी सीएम तो बना दिया गया, लेकिन उनको जो महत्वपूर्ण विभाग पहले कार्यकाल में था उनके पास, यानी पीडब्ल्यूडी, वो मंत्रालय उनसे ले लिया गया। वो और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको अभी भी नहीं दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी दिया गया था जितिन प्रसाद को, जितिन प्रसाद केंद्र में मंत्री हो गए, वो मंत्रालय खाली भी हुआ, फिर भी केशव प्रसाद मौर्य को मंत्रालय नहीं दिया गया। तो यहाँ योगी आदित्यनाथ उनको कतई महत्व नहीं देते हैं, और उनको दूसरे कार्यकाल में और भी ज़्यादा केशव प्रसाद मौर्य का महत्व यहाँ पर कम होने लगा। लेकिन अब एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व उनको आगे कर और योगी आदित्यनाथ के पैरेलल एक भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब ये क्या बीजेपी में, उत्तर प्रदेश में सरकार में ये नेतृत्व परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है, या फिर आने वाले चुनाव के लिए एक विकल्प की तैयारी हो रही है? लेकिन एक बात साफ है, अभी तक ये समझा जा रहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर पड़ा है। अब वो उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की सोच नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार ये विधानसभा चुनाव जीते गए हैं, और जो आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से ये चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर उसने जितवाया है, यानी चुनाव आयोग पर जिस तरीके की पकड़ बताई जा रही है, और ये पकड़ सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के ही सबसे ज़्यादा करीबी है। अगर ये बात सही है तो इस बात की आशंका भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी तमाम लोगों को है कि किसी को भी अगर किनारे करना होगा तो केंद्रीय नेतृत्व उनको अब उस कॉन्फिडेंस में फिर से लौट आया है। 240 सीटें पाने के बाद कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था उनका भी, लेकिन अब फिर से वो कॉन्फिडेंस लौट रहा है कि अब वो अपने तरीके के फैसले ले सकता है। और उसकी कवायद इस तरह से शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में कि यहाँ केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने की कोशिशें की जा रही हैं, और उनको एक राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी एक नेशनल लेवल के लीडर के तौर पर उनको भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये एक प्रयोग होगा, और एक योगी आदित्यनाथ के पैरेलल उनको पूरी तरीके से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। नेतृत्व परिवर्तन क्या होगा? तो वही बात है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, हारने के बाद तो केंद्रीय नेतृत्व इस तरफ कदम नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन अब जिस तरीके से बम्पर जीत हासिल की जा रही है महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी और फिर बिहार में भी, उसको देखते हुए ये कॉन्फिडेंस लौटा है। और अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व नहीं हटा पाएगा। हाँ, टाइमिंग वो देख रहा है और किस तरीके से देख रहा है कि स्थितियों का मूल्यांकन कर रहा है। लेकिन एक साल पहले चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जो ये कयास लग रहे थे और राजनीतिक गलियारों में ये बात गूंज रही थी कि अब केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को नहीं छेड़ पाएगा, उन बातों में, उस नैरेटिव में अब काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है और केंद्रीय नेतृत्व अब इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।